हेलो फ्यूचर बैंकर्स, माय नेम इज पूजा अग्रवाल एंड वेलकम टू बैंकिंग टाइटंस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेमोरी बेस एसबीए पीओ मेंस का 2025 का जो एग्जाम में आया था मेमोरी बेस पेपर, वो पूरा लेके आई हूँ। आप लोग देखना कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते हैं और आप मैच भी कर सकते हो अगर आप लोगों ने एसबीए पीओ मेंस का लास्ट ईयर एग्जाम दिया है तो। ओके, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं अपनी पीडीएफ जो भी मेमोरी बेस्ड पेपर होता है या फिर किसी भी सेशन की पीडीएफ मैं इसी में शेयर करती हूँ। और यहाँ पर ग्लासेस पीडीएफ मिल जाती है आपको, और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो मिल जाते हैं, और स्ट्रेटेजी जैसे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या गाइडेंस होनी चाहिए, जैसे लाइक बैंकिंग एग्जाम एंड इंश्योरेंस एग्जाम के लिए वो मैं देती हूँ। और क्लासेस एंड वीडियो लिंक्स जो भी मैं जिस भी यूट्यूब चैनल पर वीडियोज और अपलोड करती हूँ तो उसका लिंक यहाँ पर मिल जाता है। और बैंकिंग एग्जाम का अपडेट जो भी है, जैसे एसबीआई क्लर्क का अभी नोटिफिकेशन आया तो उसमें कितनी वैकेंसी आई, कौन से स्टेट में वैकेंसी नहीं आई, ये सब मैं यहाँ पर अपडेट देती रहती हूँ। और हमारे एडमिन्स भी है वो सारे अपडेट देते हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन हो सकते हो, प्रो बैंकर्स इनसाइड वन लिंक से चैनल है। ओके, सर्च ऑन टेलीग्राम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करो और बनाओ। अब मैं बताती हूँ। जैसे 7 अक्षर है, एक सार्थक शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित किया गया है और सभी अक्षर उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, अंतिम बाएं छोर पर रखे गए हैं। आई को क्या है, अंतिम बाएं छोर पर रखा गया है। कितने 7 है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। आई को क्या है, अंतिम बाएं छोर पर, तो आई यहाँ पर आ जाएगा। फिर आई से तीन अक्षर दूर कौन है, एल है, 1 2 3 एल। फिर एल और डी के बीच में एक है, एल और डी के बीच में एक है, या फिर आई एल और डी, यहाँ पर एक, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है और एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, और यू के बाएं से डी के आसन कौन है, ई है, डी के आसन ई यहाँ पर ही आ जाएगा, डी के आसन ई यहाँ पर भी आ सकता है, ई यहाँ पर भी आ सकता है। एक बार रुक जाते हैं। ठीक है, और यू के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, सी है। यू के बाएं से, अब देखो यू के बाएं से दूसरे स्थान पर सी आ सकता है, यू के बाएं से दूसरे स्थान पर सी कर देंगे तो डी और ई पड़ोसी नहीं होंगे, तो ये यहाँ पर आएगा यू के बाएं से दूसरे स्थान पर सी और ई यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर यू के बाएं से दूसरे स्थान पर सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और एन अक्षरों में से एक है, एन यहाँ पर आ जाएगा और एन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यदि केवल एक व्यक्ति एक सार्थक शब्द बनता है तो बाएं छोर से तीसरा बताना है। यदि कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है तो एक्स करना है, और एक से अधिक बनता है तो वाई करना है। तो देखो एक से अधिक बन रहा है कि पहले ये देख लेते हैं, इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड मतलब क्या होता है, शामिल करना, तो ये सार्थक शब्द बन रहा है। ठीक है, और INDLE, इसका कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है तो ये नहीं होगा, इंक्लूड एक ही शब्द बन रहा है। अगर आपके अकॉर्डिंग एक और शब्द कोई बन रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो इंक्लूड में से कौन सा बाएं छोर से तीसरा है, 1 2 3 सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट ये है इनपुट आउटपुट, जल्दी से इसको करो। अगर आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर देखा है तो ये इजीली आपसे हो जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बैंकिंग टाइटंस पर रीजनिंग बाय पूजा नेम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, वो मैंने मेंस के लिए ही बनाया है। तो देखो फोकस से इसको बना है यूएस, देखते हैं। अब देखो यू सबसे हाईएस्ट लेटर है, सी सबसे लोवेस्ट लेटर है, तो इसका क्या है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट गया है। यू इसमें है, सी भी इसमें है, तो हाईएस्ट टू हाई से लोवेस्ट। ठीक है, एक्सलेंटिंग, एक्सलेंटिंग मतलब सी ए सी सी और कोई ए, देखो ए ए सी सी, इसमें भी हाईएस्ट टू लोवेस्ट गया है। ये दोनों में तो चेक हो गया, अब अपन नीचे वाले में चेक कर लेते हैं, ये लग रहा है नहीं लग रहा है मैटर। ठीक है, तो सी डी और एस सबसे हाईएस्ट है, एस, तो इसमें लग रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा अपन के पास में, पहला स्टेप हो जाएगा हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो एस सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में है एस और ई। एस और ई कैसे आया देखते हैं।
देखो इसका फर्स्ट से सेकंड और इसमें फर्स्ट से सेकंड ये जा रहा है। इसमें भी देख लेते हैं आर और ए, फर्स्ट से सेकंड और लास्ट से सेकंड ये जा रहा है। इसमें ओ और सी, फर्स्ट से सेकंड लास्ट से सेकंड, ठीक है। अब इसमें लास्ट वाले में चेक कर लेते हैं ये जा रहा है नहीं जा रहा है। एस फर्स्ट से सेकंड और लास्ट से सेकंड ये जा रहा है, तो क्या हो गया अपन का फर्स्ट से सेकंड और लास्ट से सेकंड जो है अल्फाबेट आएगा। सेकंड हो गया फर्स्ट से सेकंड एंड फर्स्ट एंड लास्ट से सेकंड, ठीक है। और अब ये डिजिट कैसे आई ये देखना पड़ेगा। डिजिट आई है, देखो काउंटिंग कर लेते पहले, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रही है। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रही है। यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है। कैसा है, 7 में से 3 गए 4, 7 में से 3 गए 4, ठीक है। यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12। अगर काउंटिंग ऑड है तो -3 कर रहे हैं, ठीक है। और काउंटिंग अगर इवन है तो +3। अगर इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो काउंटिंग इवन है। इन दो सबका जो है अल्फाबेट का काउंट किया है। अगर इवन है तो +3, अगर ऑड है तो -3 करना है, ठीक है। तो डिजिट का हो जाएगा, अगर इवन है तो +3, अगर ऑड है तो -3, ठीक है। अब देख लो इसमें लग रहा है क्या, 1 2 3 4 5, 5 है, काउंटिंग ऑड है तो -3 तो लग रहा है, ठीक है। अपन ऐसे चेक कर सकते, पहले इन चारों का चेक कर लो फिर नीचे चेक कर लो सारा मेथड इसमें लग रहा है नहीं लगा। कभी क्या होता है इन चारों में तो लग रहा है लेकिन नीचे में नहीं लगता है तो अपन का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, इसलिए पूरा चेक कर लिया करो, ठीक है। अब देखो एस और ई, एस और ई कैसे हो सकता है, STUV +3, ठीक है, और E -3, CDE, ओके, RSTU +3 और AYZA, CDE -2 हो रहा है ना, ये कैसे लॉजिक लग रहा है देखते हैं। और OMNO ये -2 और CDEF +3। अब देखो इसमें ये लॉजिक लग रहा है, अगर कोई अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है तो +3, अगर कोई अल्फाबेट वोवेल है तो इसको किया है -2, ठीक है। अब देखो इसमें लॉजिक लग रहा है कि इसमें देख लेते हैं, STUV +3 जा रहा है और DEFG यहाँ पर +3 जा रहा है। इसमें देख लेते हैं U, STU -2 और YZA ये यहाँ पर भी -2। तो क्या तीसरा लॉजिक क्या लग रहा है अपना, अगर कॉन्सोनेंट है तो +3, अगर वोवेल है तो -2, ठीक है। अब देखो ये हैशटैग और डॉलर कैसे आया ये देख लेते हैं। अगर इवन है तो हैशटैग आ रहा है और ऑड है डॉलर आ रहा है, ऑड है डॉलर आ रहा है, इवन है तो हैशटैग आ रहा है। और किसी में और चेक कर लेते हैं, इवन हैशटैग, ऑड डॉलर और इवन हैशटैग। फोर्थ अपना ये लॉजिक इसमें लग रहा है, इवन है तो हैशटैग, अगर ऑड है तो डॉलर, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है आपको, ये जो पॉइंट्स बोल रही हूँ ना ये अपने कॉपी में एक बार नोट कर लेना, जहां कोडिंग डिकोडिंग डाल देना ऊपर बड़ा हेडिंग करके। फिर इसमें जो मैं इनपुट आउटपुट या फिर कोडिंग डिकोडिंग लेके आती हूँ तो इसमें ये आप नंबर्स में ये लॉजिक डाल सकते हो, जैसे अल्फाबेट है अल्फाबेट में ये लॉजिक डाल सकते हो, सिंबल में ये लॉजिक डाल सकते हो, तो आपके पास एक नोट्स रेडी हो जाएगा। फिर एग्जाम में जाओगे ना तो आप एक बार रिवीजन कर लेना तो आपको वहां पे लॉजिक हिट होने लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों से ये भी नहीं हो रहा है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज ड्रॉप कर देना, कह देना कि मेरे को कोडिंग डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट के नोट्स चाहिए, मैंने जो बनाए हैं, ठीक है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। यहाँ तक हो गया। अब देखो हैशटैग, ओके, और डॉलर, इन चारों से ये बना है, ये देखते हैं कैसे बना है।
यू, डॉलर है यू का पहले ले लिया, और डॉलर एम, डॉलर है उसका फर्स्ट लेटर ले लिया, ठीक है, और हैशटैग है उसका सेकंड लेटर ले लिया, ठीक है। कैसे बना है फोर्थ लॉजिक, यहाँ पर बना देती हूँ। फोर्थ ये बना है जिसमें डॉलर हैशटैग आ रहा है उसका सेकंड लेटर, ठीक है, और जिसमें डॉलर आ रहा है उसका फर्स्ट लेटर, ये लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे हैशटैग है, हैशटैग का कौन सा लेना है, सेकंड लेटर, सी लेना है, जी लेना है और जी लेना है, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया इनपुट आउटपुट कैसे सॉल्व किया है। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ये वाला होमवर्क है, ठीक है, ये आप घर पे बनाना इसको, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को देना है। ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में सबसे चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देना मेरे को। सेकंड चलता, ये आती है पजल में। अब देखो पजल इसको अब भी करनी है कि बाद में करनी है, हमेशा एग्जाम हो जब प्रेफर यही करो, मेंस का एग्जाम हो तब प्रेफर यही करो, पहले सबसे पहले मिसलेनियस करो, क्रिटिकल रीजनिंग करो, और अगर इनपुट आउटपुट में 1 मिनट लगा के इनपुट आउटपुट कर सकते हो, लास्ट में पजल करनी है तो अपन इसी मेथड से चलेंगे, ये पजल लास्ट में करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं ये कौन सी पजल है, ईयर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, ये फिर आ गया इनपुट आउटपुट, जल्दी से बनाओ इसको भी। y से बना है w, x y, माइनस के 2 आ रहा है, और h f g h, यहाँ पर भी माइनस के 2, ओके देख लेंगे। यहाँ पर i j k, यहाँ पर भी माइनस के 2, यहाँ पर माइनस के 2, और यहाँ पर आ रहा है o p q प्लस के 2, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट है तो माइनस के 2, और वोवेल है तो प्लस के 2, ये लॉजिक लग रहा है इसमें, देखते हैं और कहीं लग रहा है कि सब में लग रहा है। एस टी यू वी, हाँ, और ए बी सी, हाँ सही लग रहा है। अब नंबर्स का देखते हैं, 596 से बना है 718, कैसे बना, 718, 199, 336, 505 और 119 और 340। अब देखो ये मेरे को हिट करके यहाँ पर क्या चल रहा है, क्यूब, 7 का क्यूब है, यहाँ पर है 5 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर है 8 का क्यूब, यहाँ पर है 343 समथिंग होता है 7 का क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा 6 का क्यूब 216, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 9 का क्यूब। अब ये कैसे आया है ये चेक करना पड़ेगा अपन को, जल्दी से चेक करके बताओ। अब देखो ये सेकंड डिजिट है इसका, ये सेकंड डिजिट है इसका, ओके, ये सेकंड डिजिट है, ओके। 8 का क्यूब ये भी सेकंड डिजिट है, 5 का क्यूब ये भी सेकंड डिजिट का है, और ये 7 का क्यूब है, ठीक है। अब देखो 340 कैसे आया, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 में से इन दोनों को ऐड करके, 343 में से 3 और 0 ऐड करेंगे 3 आएगा, 343 में से 3 गए कितने बचते हैं 340, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है 125, आप लोगों को क्यूब याद है, अगर नहीं याद है तो एक जहां पर आप पढ़ाई करते हो वहां पे वॉल पर एक चिपका लो, ठीक है, वहां पे लिख लो क्यूब, स्क्वायर, और जो मैंने टेबल बताई कोडिंग डिकोडिंग में ए बी सी डी वाला, ये लगा लो, आते जाते याद करते रहोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। 5 का क्यूब 125 है, ठीक है, और 125 में से क्या लेस किया इन्होंने 6, तो देखो 2 4 हो तो कितने होते हैं 6, 125 में से 6 लेस किए 119 आ गया, ये तो लॉजिक लग रहा है। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 में से 7 गए 505, सही है। तो लॉजिक ये लग रहा है सेकंड डिजिट है उसका क्यूब करके जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें से लेस किया है, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट का है अगर कॉन्सोनेंट है तो -2, इफ वोवेल है
वोवेल है तो प्लस के 2, ठीक है। और डिजिट का क्या है, सेकंड डिजिट का क्यूब, सेकंड डिजिट का क्यूब और रिमेनिंग डिजिट में से माइनस किया, रिमेनिंग डिजिट को ऐड करके फिर माइनस किया, ठीक है। ये आप कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट के नोट्स में लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। अब 718 पहले ये देख लेते हैं इसका लॉजिक। एफ को यहाँ पर लेके आ गया, डब्ल्यू को एक्सचेंज आपस में चेंज कर दिया, यहाँ पर लगे कि रुक जाओ, ए को यहाँ पर किया, डब्ल्यू को यहाँ पर चेंज किया, ठीक है। एच को यहाँ पर चेंज किया, क्यू को आपस में चेंज किया, सी को यहाँ पर और टी को यहाँ पर, जी को यहाँ पर और के को यहाँ पर, ठीक है। और आई और क्यू, ये शायद मिस्टेक हो गई, क्यू और आई होगा, यहाँ पर क्यू को इससे चेंज किया, आई को इससे चेंज किया, ठीक है। और 718 का ट्रेस सेट कैसे बना है ये देखना पड़ेगा। आप इसको देखो ऐसे कर सकते हैं, जो ये दोनों डिजिट को ऐड करते हैं 8 और एक लास्ट की दो डिजिट है, इसको ऐड करते हैं 9, 9 को 7 से गुणा करता है 63, इन दोनों को ऐड करता है 18, 18 इंटू 1 ये हो सकता है। यहाँ पर लास्ट की दो डिजिट को ऐड करते हैं 9, 9 इंटू 3 27 सही है। लास्ट की दो डिजिट को ऐड करते हैं 5, 5 इंटू 5 25, लास्ट की दो डिजिट को ऐड करते हैं 1 और 9 10, 10 इंटू 1, ठीक है। और लास्ट की दो डिजिट को ऐड करें 4, 4 इंटू 3 12। तो क्या इसमें लॉजिक क्या लगा, सेकंड का लॉजिक लगा है, आपस में जो अल्फाबेट है उसको आपस में चेंज किया है, ठीक है। और जो लास्ट की 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट ऐड और फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इस थर्ड स्टेप में क्या चल रहा है देखो, ई प्लस 1 एफ माइनस 1 वी डब्ल्यू माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर चाई पी क्यू, यहाँ पर भी माइनस 1, ठीक है। देखो -1 यहाँ पर गया है, यहाँ पर भी -1 गया है, और यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है। तो जो अल्फाबेट है उसको -1 किया गया है, ठीक है। और डिजिट का क्या है, डिजिट देखो यहाँ पर भी 27 है, यहाँ पर भी 27 है, यहाँ पर भी 27 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 0 9 है। देखते हैं क्या चल रहा है। देखो इन दोनों को ऐड करके 9, 9 इंटू 3, इन दोनों को ऐड करके 9, 9 इंटू 3, इन दोनों को ऐड करके 9, 9 इंटू 3, इन दोनों को ऐड करके 7, 7 इंटू 3, इन दोनों को ऐड करके 1, 1 इंटू 3, इन दोनों को ऐड करके 3 इंटू 3। तो लग रहा है 9 इंटू 3 27 हो गया और 3 इंटू 3 कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। फोर्थ स्टेप करो जल्दी से, थर्ड स्टेप यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। थर्ड स्टेप है जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट है उसको -1 किया है, और जो डिजिट है उसका सम करके, डिजिट का सम करके प्लस करके फिर मल्टीप्लाई 3 किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे चेंज किया है, इसको ई से चेंज करके इसको आपस में चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पर भी आपस में चेंज किया गया है, ओके। यहाँ पर भी छोड़ो इसको, यहाँ पर भी आपस में चेंज किया गया है, यहाँ पर भी आपस में चेंज किया गया है, यहाँ पर भी आपस में चेंज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा V से Z,
अब देखो 27 से 34 कैसे बना है ये बताओ। 27 कितना ऐड करेंगे, 34 आएगा 7 प्लस के साथ, इसमें भी प्लस के साथ, इसमें भी प्लस के साथ। ओके, यहाँ पर भी प्लस के साथ हो रहा है और यहाँ पर भी प्लस के साथ हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस के साथ हो रहा है। तो क्या हुआ है इसमें, फोर्थ स्टेप में हो रहा है। आपस में चेंज किया है अल्फाबेट को, ठीक है। और प्लस के डिजिट में क्या किया है, प्लस के 7 किया है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ई से वी आपस में चेंज नहीं, इसमें आपस में चेंज नहीं किया है। ये तो हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, देखते हैं। ओके, आपस में तो नहीं किया है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, जेड का अपोजिट क्या होता है, ए। ये तो मेरे को याद है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो टेबल बना के रखो अपनी कॉपी में, उसमें पता चल जाएगा जेड का अपोजिट ए है। लर्न करने की कोई नीड नहीं है, जब जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद को लर्न होने लग जाएगा, ठीक है। और बी से वाई ये हो सकता है, ई का अपोजिट होता है वी, ई का अपोजिट होता है वी। तो क्या हुआ है इसमें, अल्फाबेट में क्या है, अपोजिट किया है। तो स्टेप 5 में अल्फाबेट का अपोजिट, ठीक है। और 34 का 17, 34 का 17, 34 का 17, 28 का 14, 10 का 5। ओके, देखो 34 का 17 कैसे हो, हाफ किया है। यहाँ पर 34 का 17, 28 का हाफ किया है, 10 का हाफ किया है, 16 का हाफ किया है। तो डिजिट में क्या होगा, हाफ डिवाइड बाई 2। ओके, तो आगे समझ में, इनपुट आउटपुट, ये जो मैंने लॉजिक लिखे ना, ये सब आपकी कॉपी में होना चाहिए, नोट करके रखना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये मैं होमवर्क में देती हूँ, आप इसका लॉजिक लगा के, ये मैंने लॉजिक बताया, इसी लॉजिक पर ये क्वेश्चन करना है आपको। ओके, नेक्स्ट ये भी पजल है, इसको होल्ड पर रखते हैं, पजल लास्ट में करेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट ये भी पजल है, इसको भी होल्ड पर रखो। अब आ गए स्टेटमेंट बेस, सफिशिएंट, फर्स्ट सफिशिएंट, सेकंड सफिशिएंट। ये सफिशिएंट क्या होता है, इसमें देखो एक से आंसर आ रहा है तो फर्स्ट, अगर एक से नहीं आ रहा है तो सेकंड से आ रहा है तो सेकंड सफिशिएंट। अगर इन दोनों से आंसर आ रहा है, जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, यू के सेकंड राइट में कौन है, अगर इससे आ रहा है तो फर्स्ट सफिशिएंट है, अगर इससे आ रहा है तो सेकंड सफिशिएंट है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी है तो आ जाएगा आइदर और। अगर इन दोनों को मिला के एक ही पॉसिबिलिटी में आंसर आ रहा है, यू के सेकंड राइट में कौन है, तो हो जाएगा बोथ। अब इन दोनों से भी नहीं आ रहा, बोथ से भी नहीं आ रहा, इधर और से भी नहीं आ रहा, तो क्या आ जाएगा, नाइदर नॉर, ठीक है। तो जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। बना लिया, अब चलते हैं, मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है। सफिशिएंट का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसकी एक बार हेडलाइन जरूर पढ़ लिया करो, क्या है। अध्ययन करते हैं और उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक वर्ताकार में है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ओके, कौन सा यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो एस के दाएं, एस के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, टी है, एस के बाएं से तीसरे स्थान पर टी है। ओके, एस, एस है क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर, क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर एस है। न तो क्यू ना ही एस पी के आसन है, क्यू और एस पी के आसन नहीं, पी यहाँ पर नहीं आएगा, पी यहाँ पर नहीं आएगा, पी यहाँ पर भी नहीं आएगा, पी यहाँ पर आ सकता है, या फिर एक पॉसिबिलिटी है पी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। जो यू के आसन है, पी कौन है, यू के आसन है, यहाँ पर यू आ जाएगा, यहाँ पर यू आ जाएगा। अब बोला क्या है, यू के दाएं से दूसरे स्थान पर, यू के दाएं से दूसरे स्थान पर नहीं पता अपन को कौन है, यहाँ पर एक इसमें देखते हैं, तो टी, दो पॉसिबिलिटी आ रही है, तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो एस के उन्मुख कौन है, पी है, और आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एस कौन है, आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आर और
एस क्यू के आसन नहीं है, आर और एस क्यू के आसन नहीं, क्यू यहाँ पर नहीं, क्यू यहाँ पर नहीं, क्यू यहाँ पर नहीं, तो क्यू यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, दो जगह क्यू आ सकता है। अभी रुक जाते हैं। और जो क्यू है जो यू के तत्काल बाई है, अगर क्यू को यहाँ पर बैठा देंगे तो क्यू के तत्काल बाई यू के तत्काल बाई क्यू नहीं आएगा, तो यू के तत्काल बाई क्यू आ जाएगा। अब बोला है यू के दाएं से दूसरे स्तंभ कौन है, यू के दाएं से दूसरे स्तंभ पर अपन को डिफाइन नहीं है, तो इन दोनों को अब मैच करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर अपन आर एस क्यू, यहाँ पर क्यू है और इसके सामने आर को बैठा देते हैं, इन दोनों को मैच करना है। अब बोथ से देखना है आगे आंसर, यू आ गया और एस आ गया, तो इसमें तो आ रहा है यू के दाएं से दूसरे स्तंभ पर टी। अब देखो एस क्यू यू, इसमें देखो ये वाली पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसमें यू यहाँ पर आ रहा है, इसमें यू यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाली एक ही पॉसिबिलिटी बची है, और इसमें आ रहा है यू के दाएं से दूसरे स्तंभ पर कौन है, टी है, तो इसका क्या आ जाएगा, बोथ से आंसर आ जाएगा, दोनों को मिला के आ रहा है। आप लोगों का भी यही आया। नेक्स्ट, ये भी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड, जल्दी से करो। 7% है, जू में है, जाते हैं ओके, मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ऐसे ही आपको शॉर्ट में यूज करना है, ट्यूसडे को टी लिख दिया तो थर्सडे को टी एच लिख दो, ठीक है, टाइम सेविंग होता है इससे। यू ने गुरुवार में दौरा किए, यू ने गुरुवार में किया, और यू एस के बीच में दो है, यू और एस के बीच में दो है, एक और पॉसिबिलिटी है, यू और एस के बीच में दो है। पॉसिबिलिटी आती है तो जल्दी से बना लो। जिसने डब्ल्यू से, एस ने क्या डब्ल्यू से तत्काल पहले, एस ने डब्ल्यू से तत्काल पहले, यहाँ पर नहीं आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू से तत्काल पहले। आर और वाई के बीच में एक व्यक्ति ने, तो आर और वाई यहाँ पर भी आ सकता है, आर और वाई यहाँ पर भी आ सकता है। रुक जाते हैं, फर्स्ट से तो आंसर अपना नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, डब्ल्यू और वी के बीच में चार व्यक्ति है, डब्ल्यू और वी के बीच में चार व्यक्ति है, ऐसे दोनों हो सकता है, ठीक है। और वी है जिन्होंने वी है जो टी से तत्काल बाद है, टी के तत्काल बाद वी है, ठीक है, देख लेंगे। टी से 3 पहले कौन है, आर है, टी से 3 पहले आर है। अब देखो इसमें 7 से ज्यादा पर्सन हो गए तो ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है। टी से 3 पहले कौन है, आर है, यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है। न तो आर और न ही वाई मंगलवार को है, आर और वाई यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। वाई से तत्काल पहले कौन है, यू है, वाई से तत्काल पहले यू है। अब देख लेते हैं, डब्ल्यू को अपन यहाँ पर बैठाते हैं तो आर यहाँ पर मंगलवार को नहीं आएगा, तो डब्ल्यू यहाँ पर बैठ गए, आर यहाँ पर बैठ गए, 1 2 टी और वी, ठीक है। और वाई से तत्काल पहले कौन है, यू है, तो वाई से तत्काल पहले यू यहाँ पर ही आएगा, और एक और पर्सन बच गया वो यहाँ पर लिख देना। आर के तत्काल बाद कौन है, आर के तत्काल बाद यू है, तो इसमें सेकंड से आंसर आ रहा है, तो ये इसका हो जाएगा सेकंड, ओनली सेकंड ट्रू, ठीक है, सेकंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन है, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड। वी से क्या संबंध है एन का, ये अपन को बताना है। के की माता कौन है, वी है, जब फीमेल होती है मैं इसको प्रेजेंट करती हूँ सर्किल से, मेल होता है उसको प्रेजेंट करती हूँ स्क्वायर से, और जब हस्बैंड वाइफ कपल होते हैं तो उसको ऐसे प्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। और जब सिस्टर और ब्रदर होता है इसको ऐसे प्रेजेंट करती हूँ। जो आपका प्रेजेंट करने का तरीका है वही रखना, अगर आप लोग नहीं हो तो आप फिर ये वाला ले सकते हो, ठीक है। के की माता कौन है, वी है, जो के कौन है, एस की भतीजी भांजी है, एस की भतीजी भांजी कौन है, के, ओके। एम की इकलौती बेटी कौन है, एस, एम की इकलौती बेटी है एस, ठीक है। एन का बेटा कौन है, टी, एन का बेटा है टी, और एस की भाभी नरन देवरानी का पति है। टी कौन है, एस की भाभी नरन देवरानी का
पति है तो टी यहाँ पर आ जाएगा, एन का बेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का पता नहीं है, एस की माता एन नहीं है, एस की माता एन नहीं है तो एस का पिता हो जाएगा एन, यहाँ पर फीमेल हो जाएगी। एस कौन है? अविवाहित है, वैसे भी अविवाहित है, ठीक है। तो क्या पूछा है? वी से एन, वी से एन, वी से एन क्या हो जाएगा? ससुर। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, फर्स्ट से तो आंसर आ रहा है। अब सेकंड का देख लेते हैं, सेकंड से आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। एम की इकलौता बेटा है टी, एम का इकलौता बेटा है टी, और वी की सांस जो कौन है? एम कौन है? वी की सांस है, वी की सांस, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं वी। अब देखो वी इसका भी हस्बैंड वाइफ हो सकती है और किसी दूसरे का, तो एक बार चुप जाते हैं, ठीक है। वी की भाभी नरन देवरानी है एस, वी की भाभी नरन देवरानी है एस, इसका ऐसे भी सेट हो सकता है, देखते हैं एक बार, ऐसे होगा। और जिसका कोई वी का कोई भाई बहन नहीं, वैसे भी वी का कोई भाई बहन नहीं है। एस का पिता कौन है? एन है, एस का पिता है एन, ठीक है। और वी की भाभी नरन देवरानी कौन है? एस है, तो वी से इसका रिलेशन हो गया। एस का पिता कौन है? एन है, ओके, ये हो गया। वी जो है, एस और वी समान लिंग है, एस और वी, सॉरी यहाँ पर वाइफ हो जाएगी ना, टी हस्बैंड है तो वाइफ हो जाए, एस और वी समान लिंग है, ठीक है। और टी की बेटी कौन है? के, टी की बेटी है के। तो पूछा क्या इन्होंने? वी से एन, वी से एन, इसमें भी आ रहा है ससुर, तो इसका भी आंसर आ रहा है ससुर। तो इसका क्या हो जाएगा? आइदर और, क्योंकि दोनों से आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आता है डायरेक्शन डिस्टेंस, जल्दी से करो। अब देखो डायरेक्शन डिस्टेंस करने का तरीका देखो, कोऑर्डिनेट वाले को कैसे करते हैं। इधर ऊपर क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। 18 से क्या हुआ है? 15 हुआ है, तो माइनस के 3 किया है, ठीक है। और एट द रेट का मतलब क्या होता है? ऊपर नॉर्थ में और माइनस के 3 लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? दक्षिण में, दक्षिण मतलब 12 से 10 हुआ है, माइनस के 2 हुआ है और हैशटैग लगाना है, ठीक है। और डॉलर का मतलब होता है पूर्व में, डॉलर हो गया पूर्व में, और क्या किया है ना? 14 से 20 किया है, मतलब प्लस के 6 किया है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर 10 से 15 किया, प्लस के 5 किया है, और पश्चिम में प्लस के 5 किया है, और परसेंटेज में, ठीक है। और सी और ए, मतलब सी एंड आता है, तो ए और बी के बीच में कौन है? सी है, ठीक है। और इसका तो मतलब पता ही है, एट द रेट, और परसेंटेज का मतलब होता है उत्तर और पश्चिम, इन दोनों को मिला के किया है, ठीक है। अब पूछा क्या है? ए से टी, ए के संक्षेप में टी की दिशा क्या है? अपन को ये वाला निकालना है, तो ये वाला देखते हैं यहाँ पर कैसे आ सकता है। जैसे टी से आर लेते हैं, फिर आर से क्यू लेते हैं, ठीक है। और फिर आर से बी और ए लेते हैं, फिर बी से ये हो जाएगा, सेट हो जाएगा। देखते हैं, टी एट द रेट का मतलब है नॉर्थ में, टी के नॉर्थ में कौन है? आर है, और 13 में से 3 गए, 3 करते लेस, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और टी के ये हो गया, आर के परसेंटेज का मतलब वेस्ट में, आर के वेस्ट में कौन है? क्यू है, और प्लस के 5, 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8, ठीक है। और आर बी ए, आर के हैशटैग का मतलब होता है साउथ में, आर के साउथ में कौन है? बी है। ये रुक जाते हैं, आर बी ए सेट नहीं होगा। आर से क्यू, क्यू से जी लेते हैं, हैशटैग का मतलब है साउथ में, क्यू से साउथ में जी है, क्योंकि साउथ में जी 4 मीटर हो जाएगा, जी 6 में से 2 गए 4, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 6 का, और ये 8 है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? और फिर जी से क्यू हो गया, एम से जी, जी का परसेंटेज का मतलब होता है वेस्ट में, जी के वेस्ट में कौन है? एम है, जी के वेस्ट में है एम है, कितना वेस्ट में?
5 वेस्ट प्लस 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, और आर बी ए, बी नहीं मिला ना अपन को, कैसे करेंगे इसको? जाओ, ए आ गया क्या? ए नहीं है, रुक जाओ। एस और एम, एम आ गया ना। एम के नॉर्थ में कौन है? 19 मीटर पर एस है, -3 कर देंगे 16 आ जाएगा। तो एम के नॉर्थ में 16 मीटर पर है ना, 4 यहाँ पर हो जाएंगे और 12 यहाँ पर हो जाएंगे। एम के नॉर्थ में एस है, ठीक है। और कुछ, एम और जी के बीच में, एंड का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है एंड। एम और जी के बीच में कौन है? ओ है। एम और जी के बीच में ओ है, यहां पर आ जाएगा ओ, 5 और 5, ठीक है। और ए के परसेंटेज का मतलब क्या होता है? वेस्ट में। ए के वेस्ट में कौन है? सी है, ठीक है। और आर बी ए, आर आया मैंने अपने पास में। हैशटैग का मतलब होता है बी के साउथ में आर है, ठीक है। और ए के ईस्ट में डॉलर है ना, ए के ईस्ट में कौन है? बी है, ठीक है। देख लेंगे कितना साउथ है कितना ईस्ट है, नहीं पता, रुक जाते हैं। सी एस और एम के बीच में, एस और एम के बीच में कौन है? सी है। 4 12 8 16, 16 का हाफ करेंगे 8, तो सी यहां पर आ जाएगा 8 और 4 और 4, ठीक है। सी के, ये क्या? सी के ईस्ट में कौन है? ए है। सी के ईस्ट में ए, तो यहाँ पर सी के ईस्ट में ए आ जाएगा यहाँ पर। अब कितना ईस्ट में नहीं पता, और ये बैठ जाएगा यहाँ पर। सी के ईस्ट में ए और यहाँ पर आ जाएगा बी, ठीक है। आर के नॉर्थ में ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बीच में नहीं पता, अपन को पूछा क्या है? ए के सापेक्ष में टी क्या है? ए के सापेक्ष में टी कितना हो जाएगा? साउथ ईस्ट। अब देखो ए यहाँ पर भी आ सकता है, ए यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन ए यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ए के ईस्ट में कौन है? बी है, तो ए के साउथ ईस्ट में ही आएगा। अगर यहाँ पर बोला होता कि मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है तो फिर अपन पूरा सॉल्व कर देते। यहाँ पर आंसर आ गया तो इतना ही करना अपन को, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी पजल है, इसको होल्ड पर रखते हैं। ये आता है क्रिटिकल रीजनिंग। जल्दी से किसको किसको क्रिटिकल रीजनिंग आती है? जल्दी से बनाओ उसको। एक प्रसिद्ध विद्यालय है पुस्तकालय पहले छात्रों को अवकाश समय ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइटों तक असीमित पहुंच प्रदान करता था। असीमित मतलब इसका कोई सीमित नहीं है, अनलिमिटेड वेबसाइटों पर गेमिंग की सुविधा देता था फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। जो उनके बीच बहुत लोकप्रिय हो गया, जो छात्रों के बीच बहुत अच्छा लगने लगा छात्रों को। हालांकि शिक्षकों ने देखा कि कई छात्र अपना होमवर्क छोड़ रहे थे और अपना अधिकांश समय गेमिंग में बिता रहे थे। तो शिक्षकों को पता चला कि जो अपना छात्र पहले होमवर्क करके आते थे अब वो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, प्लस अधिकांश समय उनका गेमिंग में मोबाइल में जाता है, ठीक है। विद्यालय की परामर्शदाता मतलब देख रेख, विद्यालय की देख रेख ने भी शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट देखी। शैक्षणिक प्रदर्शन मतलब जो एक्टिविटी होती है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच पढ़ाने का तरीका, वो सब देखते हैं। तो वो देख रहे थे कि यहाँ पर इसमें कमी आई है, और आंखों में तनाव और एकाग्रता मतलब जो फोकस होता है, पहले छात्र फोकस होकर पढ़ाई करते थे, टीचर्स की बात सुनते थे, अब वो नहीं सुन रहे हैं। कमी एकाग्रता की कमी बढ़ती शिकायतों को देखा। परिणाम स्वरूप विद्यालय ने ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट तक तो पहुंच को अवरुद्ध करने का निर्णय लिया। अवरुद्ध मतलब हटाने का निर्णय लिया, ठीक है। तो विद्यालय पुस्तकालय में ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइटों तक पहुंच को
अवरुद्ध करने के पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं, ये देखना। फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, इंटरनेट शुल्क विद्यालय में नहीं, इंटरनेट का कुछ जिक्र ही नहीं हुआ इसमें। छात्र अत्यधिक गेमिंग के कारण पढ़ाई की उपेक्षा कर रहे थे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। हाँ, ये बताया गया। पुस्तकालय में नया शैक्षणिक सॉफ्टवेयर शुरू करना चाहते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभिभावक का तो नाम ही नहीं हुआ। प्रधानाचार्य को व्यक्तिगत रूप से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ये जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है बहुत इजी होता है, विद इन 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आप लोगों को क्रिटिकल रीजनिंग आती है। अगर नहीं आती है तो मैं बेसिक से भी क्रिटिकल रीजनिंग का लेके आ जाऊंगी, ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक कचरे और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार एकल प्रयोग प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है, ठीक है। खासकर इसलिए क्योंकि बड़े खुदरा स्टोर ऐसे बैगों का प्रमुख उपयोग करता है, ठीक है। एक अन्य प्रभावी कदम और जैव अपघटनीय और पुनः प्रयोजन बैगों के उत्पादन और बिक्री पर सब्सिडी देना होगा। मतलब क्या है, एक प्लास्टिक बैग है जिसका रीयूज हो सके तो सरकार वो काम कर रही है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगकर्ता है, जो व्यापारी है, वो इसका उपयोग नहीं करना चाह रहे हैं, तो सरकार इसके लिए क्या सब्सिडी दे रही है और उत्पादन में इंक्रीज करना चाह रही है। इसके अतिरिक्त शहरी सुपरमार्केट और छोटे ग्रामीण दुकानों दोनों के लिए उपयुक्त नवीन किफायती और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग समाधान डिजाइन करने में स्टार्टअप को आकर्षक प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। मतलब जो प्लास्टिक बैग का रीयूज करना जानता है, प्लास्टिक बैग पर्यावरण यूजली फ्रेंडली बनाना चाहता है, तो सरकार उसको स्टार्टअप के लिए पैसे भी दे रही है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त अनुच्छेद तथ्यों में निहित धारणा है? पर्यावरण प्रदूषण और प्लास्टिक कचरे को कम करने का इरादा है। हाँ, जैव अपघटनीय बैग बाजार में उपलब्ध है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सभी प्लास्टिक निर्माण कंपनियों को बंद करना नहीं चाहती। ग्रामीण दुकानों प्लास्टिक बैग के बिना नहीं चल सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार चाहती है कि पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो, प्लास्टिक कचरे को कम करने का इरादा हो, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कॉलेज के छात्रों को शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? देखते हैं। कई लोग तर्क देते हैं कि सोशल मीडिया छात्रों को उनकी पढ़ाई में विचलित करता है और एकाग्रता में कमी करता है, ओके। हालांकि अन्य लोगों को मानना है कि सोशल मीडिया छात्रों की जानकारी प्राप्त करने, परियोजनाओं पर सहयोग करने और संचार कौशल विकसित करने में मदद कर सकता है। हालांकि अत्यधिक उपयोग पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, ठीक है। और सोशल मीडिया को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना एक व्यवहारिक और प्रभावी समाधान नहीं हो सकता, ठीक है। तो तर्क क्या है, ये सोशल मीडिया का, अगर छात्र सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो उनकी पढ़ाई पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर लिमिटेड उपयोग करते हैं तो उनकी पढ़ाई पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर उपयोग करना बंद कर देते हैं तो फिर वो छात्र अपडेटेड नहीं रहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी अच्छी न्यूज भी रिकमेंड हो रही है, ओके। तो तर्क क्या है, हाँ, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से यह सुनिश्चित हो कि छात्र अपना सारा समय पढ़ाई में लगाए और उच्च ग्रेड प्राप्त करे। नहीं, अगर अपन सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा देंगे तो छात्र अपना सारा, ये क्या है, छात्र अपना सारा पढ़ाई में लगाएगा? नहीं लगाएगा, वो कुछ किसी और काम में, गेमिंग में खेलने लग जाएगा या फिर कहीं और करने लगे। ये कोई तर्क नहीं हुआ। नहीं, सोशल मीडिया पर लंबे समय बिताने से छात्र शैक्षणिक प्रदर्शन या उत्पादकता पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। नहीं, अगर सोशल मीडिया का उपयोग ज्यादा करेंगे तो छात्र की पढ़ाई पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी कोई समाधान नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, ये दोनों नहीं है, ना फर्स्ट और ना सेकंड, ये हो सकता है, ठीक है। इसमें ये होता है ना तर्क, ये थर्ड वाला ये होता है कि छात्र लिमिटेड समय में, जैसे 15 मिनट 20 मिनट अपने सोशल मीडिया के यूज लेते हैं तो उनकी पढ़ाई पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और प्लस वो सोशल मीडिया पर अपडेटेड भी रहेंगे। तो ये वाला तर्क नहीं दिया है, इसलिए ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तत्वों के पास के पर्यटक स्थल प्लास्टिक और कूड़े से प्रदूषित हो रहे हैं, ठीक है। इन स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता भी नष्ट हो रही है। कूड़ा फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
देखते हैं। जिम्मेदार पर्यटन के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किया जाना चाहिए। हाँ, अगर अपन कूड़े पर जो भारी जुर्माना लगाएंगे तो शायद वो लोग कचरा नहीं फैलाएंगे, ये हो सकता है। अगर अपन जिम्मेदार मतलब जागरूकता अभियान स्टार्ट करें तब भी ये हो सकता है कि कचरा ना फैलाए। तो फर्स्ट ये नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा। यदि फर्स्ट या सेकंड नहीं, दोनों अगर अपन दोनों साथ में अप्लाई करेंगे तो ये जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बनी रहेगी। तो या तो नहीं होगा ना ही होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों साथ में आएगा, बोथ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो। इस वर्ष शहर में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में वृद्धि हुई है। ठीक है, शहर ने एक नई सबवे लाइन लागू की है जो प्रमुख व्यावसायिक जिलों में को जोड़ती है। ठीक है, देखो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड है, किसका निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है। देखो सार्वजनिक परिवहन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, और व्यावसायिक जिलों मतलब बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों बात तो सबवे लाइन मतलब परिवहन की बात ही कर रहा है, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे का कारण नहीं हो सकते, ये दोनों डिफरेंट कारण है। ठीक है, तो फर्स्ट कारण परिणाम नहीं, तो ये भी कारण परिणाम दोनों अलग अलग काम है। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र है, नहीं स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का वर्क अलग अलग है। दोनों एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन ना तो कोई कारण है ना कोई परिणाम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों कथनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, इन दोनों का काम एक है, लेकिन इन दोनों का जो एम है वो अलग अलग है, इसलिए ये लास्ट वाला होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को क्रिटिकल रीजनिंग नहीं समझ में आएंगे, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो नाउ अब ये तो हो गया है, अब अपन पजल का कर लेते हैं जल्दी से। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें सारी अपडेट मैं देती रहती हूँ, जो भी मेरे पीडीएफ ऑल है वो सारा आपको मिलता रहता है। ये रहा, ऐसा दिखता है मेरा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ये मैंने जब कोडिंग का लेक्चर करवाया था उसका है फोटो। जाना नहीं, अभी पजल बाकी है। कैसा लगा सेशन, आप मेरे को बताना। अभी फर्स्ट पजल ये है ना, जल्दी से करो इसको, वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, मैं बता रही हूँ। एक इमारत में 3 मंजिल है, दूसरी मंजिल पहली मंजिल के ऊपर है और तीसरी मंजिल दूसरी मंजिल के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या जाए, 3 2 1 पॉसिबिलिटी सारी बना के चलना। ठीक है, और सी के पश्चिम में बी है, बी के पश्चिम में कौन है, ए है, सी बी ए ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सी बी और ए। ठीक है, इमारत में प्रत्येक मंजिल पर क्षेत्रफल कितना है, 2520 है। मतलब ये वाला क्षेत्रफल है, इस वाला इसका रूम का ये कितना है, 2520 है। अब इसमें 2520 से कितने रूम बन सकते हैं ये बताया गया है। प्रत्येक रूम में कितने निश्चित कमरे हैं, प्रत्येक फ्लैटों में कमरों की संख्या समान नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 नहीं हो सकते, यहाँ पर 10 नहीं हो सकते, अलग अलग है। ठीक है, अब विषम संख्या वाली मंजिल पर एक फ्लैट की संख्या 210 है, जिसका क्षेत्रफल कितना 210 है। विषम संख्या वाली ये मंजिल है और ये मंजिल है, इसमें से एक फ्लैट की संख्या कितनी 210 है, क्षेत्रफल 2520 है। अब अपन को रूम निकालना है, तो 210 से डिवाइड करेंगे, 21 से कम 21, 4 और 2 42, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर या तो यहाँ पर 12 आएगा या फिर यहाँ पर 12 आएगा। ठीक है, जिस मंजिल में 12 कमरे हैं उस मंजिल से नीचे वाली मंजिल में जिसके प्रत्येक कमरे कितने 360 वर्ग फुट है। 360 मतलब 2520 है, 360 का एक कमरा है तो कितने कमरे हो जाएंगे 36, 6 12 तो नहीं हो गए, 6 इंटू 7, 7 से करेंगे तो 2 है, पीछे आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ 25-20 तो 7 हो जाएंगे। तो क्या बोला इन्होंने, जिस मंजिल पर 12 कमरे हैं उस मंजिल से नीचे वाली मंजिल पर जिसके
वह उस मंजिल से नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिसमें 360 वर्ग मतलब 7 कमरे हैं। 7 के नीचे कौन है? 12 है। ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखो 12 तो फिर यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि 7 ऊपर जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा तो फिर 12 यहाँ पर आएगा और 7 यहाँ पर किसी में इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तीसरी मंजिल पर फ्लैट ए में, तीसरी मंजिल पर फ्लैट ए में 12 कमरे, 12 कमरों के फ्लैट के कमरे की संख्या के क्षेत्रफल से 420 अधिक है। 12 कमरे वाला कितना कितना था? 210 था। 210 से 420 अधिक कितने हो जाएंगे? 630। 2520 में 630 का डिवाइड लगाओ, 4 बार आएगा ना, 4 बार। तो यहाँ पर कितने आएंगे? 4 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी मंजिल के सभी फ्लैटों में कमरों की कुल संख्या कितनी है? 15 है। यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। टोटल 1 2 3 तीनों फ्लैट में 15 है, ठीक है। दूसरी मंजिल में फ्लैट सी में कमरों की संख्या, दूसरी मंजिल पर फ्लैट ए से अधिक है। ए से अधिक कौन है? सी है। और दूसरी मंजिल पर फ्लैट बी से कम है, फ्लैट बी से कम है, मतलब बी सी ए। बी में सबसे ज्यादा होगी, फिर सी में, फिर ए में, ऐसा ये बनेगा यहाँ पर। तो लिख देते हैं बी सी और ए, ऐसा बनना है, ठीक है। और 420 फुट क्षेत्रफल वाले फ्लैट 252 के पश्चिम में। 420, इसमें बस कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। देखो 420 है, 420 है, 2520 का 420 में डिवाइड लगाएंगे कितना आ जाएगा? 6 बार, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 कैसे है? देखो मैं कैसे डिवाइड लगा रही हूँ, देखो यहाँ पर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर पीछे 2 आ रहा है, तो मैक्सिमम यही होता है कि 6 बार डिवाइड करता है, ठीक है। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 252, 252, 2520 में से 252 के डिवाइड लगाए कितना आता है? 10। 10 के पश्चिम में, 10 के पश्चिम में कौन है? 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर नहीं आएगा, दूसरे वाली मंजिल पर नहीं आएगा क्योंकि टोटल कितना? 16। यहाँ पर कितना हो रहा है? 15। तो दूसरे वाले में तो नहीं आएगा। यहाँ पर 12, यहाँ पर भी आ सकता है, देखते हैं, रुक जाओ। 2 कमरे वाले फ्लैट और 630, 630 किसका था? 4 कमरे थे 630 वाले में, तो के बीच में एक मंजिल है, बीच में एक मंजिल है, देख लेंगे। और दोनों समान फ्लैट में, समान फ्लैट मतलब ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 10 के पश्चिम में कौन है? 6 है। 10 के पश्चिम में 6, अगर यहाँ पर 10 के पश्चिम में 6 अपन यहाँ पर बैठा दे तो ये 12 नहीं आएगा, तो ये फिर यहाँ पर आ जाएगा। 10 के पश्चिम में 6 आ जाएगा और यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। और 504 फुट वाले फ्लैट में सम संख्या वाली मंजिल है, 504 फुट। 2520 में 504, 504, इसको देखो 20 है ना, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा इसका। 504 फुट क्षेत्रफल में सम संख्या वाली मंजिल पर है। सम संख्या मतलब 5 यहाँ पर ही आएगा और 7 भी फिर यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। अब देखो 7 और 5 कितने हो गए? 12, बचे कितने? 3, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। सबसे ज्यादा किस में? बी में, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, फिर सी में 5 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 7 के नीचे 12 है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, रुक जाते हैं। 315 फुट वाले फ्लैट का 5 कमरों के तत्काल नीचे 315, 2520 में 315 का डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा? 15 इंटू 8, 120 आता है ना, तो 8 में जाएगा ये। तो क्या बोले? 5 के तत्काल नीचे कौन है? 8 है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो ये पजल बन गई। आप लोगों का यही आंसर है ना? ये पजल आती है एसबीआई पीयू मेंस में 8 नंबर की, ठीक है। आप लोग पजल का क्या करना, आप लोग पजल करो ना, तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके एक बार और ट्राई कर लेना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ये कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। और जो भी मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ एक बार देखो, फिर वापस से एक बार और देखो। जो भी कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोजिज्म है, फ्लैट एंड फ्लो का मैं बेसिक लेके आऊंगी ना बैंकिंग टाइटन्स पर, तो उसमें मैंने ये अच्छे से समझाया है कैसे क्या करना है, ओके। ये हो गया अपना।
जल्दी से इसको करो। 12 पीपल है, ठीक है, ए बी सी डी है, ओके, साउथ फेसिंग है, पी क्यू आर एस टी है जो नॉर्थ में फेस कर रहा है। जल्दी से करो इसको। 12 व्यक्ति है, ए बी सी डी एफ सी है, दक्षिण की ओर है, ए टू एफ दक्षिण की ओर है, ठीक है, और पी क्यू आर एस टी यू पी टू यू उत्तर की ओर है, ठीक है, और पंक्ति में अलग, एक पंक्ति दूसरे मतलब एक दूसरे के सामने है, ठीक है, और प्रत्येक का जन्म अप्रैल महीने में हुआ है, अलग अलग तारीख को हुआ है, मतलब 1 से 30 के बीच में सबका जन्म हुआ है। दक्षिण की ओर उन्मुख मतलब दक्षिण की ओर बैठे व्यक्तियों का ऑड है। ऑड क्या होता है? जो 2 की टेबल में नहीं आता है, 1 3 5 इस वाले में, ठीक है, और जबकि उत्तर की ओर है सम है, मतलब इवन है, इवन मतलब 2 4 6, ठीक है। अब यू उस व्यक्ति के उन्मुख है जो 15 तारीख है, 15 के बाईं ओर से तीसरे स्थान में, 15 के बाईं ओर से, 15 वाला किस में होगा? दक्षिण में होगा। 15 के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? यू है, इसका सामना फेस है, ठीक है। और वह व्यक्ति जिसका जन्म आर की जन्म तारीख की दुगुनी है, यू के तत्काल बाएं है। यू नॉर्थ में है तो यू की तत्काल बाएं कौन हो जाएगा? आर का दुगुना हो जाएगा, यहाँ पर आर 2 आ जाएगा, ठीक है। और जो आर है एफ की ओर उन्मुख है। आर कौन है? आर की जन्म तारीख का दुगुना है जो एफ की ओर उन्मुख है, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एफ और वह जन्म तारीख जिसकी टी की जन्म तारीख की आती है, उसके बीच में 2 व्यक्ति है। एफ और टी की जन्म तारीख, तो इसके बीच में 2 व्यक्ति है, तो यहाँ पर आ जाएगा टी का, या फिर एक को पॉसिबिलिटी बनाते हैं अपन, 15 यहाँ पर आ जाएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा, और यू यहाँ पर आ जाएगा, आर इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब एफ 1 2 टी यहाँ पर, टी का हाफ यहाँ पर आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, टी का हाफ यहाँ पर भी आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बना दिया पॉसिबिलिटी, ठीक है। जो भी पॉसिबिलिटी बनती है बनाते रहो। ए की जन्म तारीख ई के 7 गुना है, ई का 7 गुना कौन है? ए है, ठीक है। और जो एक ई क्या है? एक अंकीय अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो प्राइम नंबर होता है, जो ओड भी नहीं होता है, इवन भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वो अपनी टेबल में और किसी एक ऑड की टेबल में डिवाइड होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, ये अपनी टेबल में डिवाइड होता है और एक की टेबल में डिवाइड होता है, बस 2 में होता है मैक्सिमम, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 2 हो गया, 2 into 7 करेंगे 14, यहाँ पर ए आ सकता है। अगर प्राइम नंबर एक 3 भी होता है, 3 को 7 से करेंगे 21, ये भी हो सकता है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5 को 7 से करेंगे 35 नहीं आएगा क्योंकि डेट नहीं है इसमें, तो ये 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। रुक जाता है। सी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? ए है, तो सी के दाएं से दूसरे स्थान पर ए यहाँ पर आएगा, ठीक है। जो दोनों कोई एक छोर पर बैठा है, मतलब दोनों में से कोई एक छोर पर बैठा है, मतलब एंड में बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर तो 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। अब देखो सी यहाँ पर बैठा देंगे तो ए आ सकता है। अगर 6 ही है मेंबर टोटल, तो सी यहाँ पर ही आएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। T/2 यहाँ पर लिख देते हैं, सी और ए यहाँ पर आ जाएगा। दोनों में से एक एंड पर आ रहा है, ठीक है। अगर अपन सी को यहाँ पर बैठाते हैं तो ए आ सकता है। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, रुक जाते हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर सी को यहाँ पर बैठाते हैं तो ए नहीं आएगा, अगर सी को यहाँ पर बैठाते हैं तो ए आ जाएगा इसमें, और ये एक एंड यहाँ पर बैठा देता है, ठीक है। तो 6 हो गए इसमें तो मेंबर। एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं, 15 एफ, ठीक है, T/2 R into 2 U। अब देखो C अगर अपन यहाँ पर बैठाते हैं
तो ए यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, रुक जाते हैं। क्यू उस व्यक्ति की ओर उन्मुख है जो सी के तत्काल दाएं, सी के तत्काल दाएं, सी के तत्काल दाएं के सामने क्यू है, सी के तत्काल दाएं के सामने कौन है, क्यू है, यहाँ पर आ जाएगा। सी के तत्काल दाएं के सामने क्यू नहीं आ रहा है, ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, ठीक है। तो फिर अपन सी को यहाँ पर नहीं बैठाते हैं, सी को यहाँ पर बैठाते हैं, तो ए यहाँ पर आ जाएगा और ये कैंसिल करते हैं। सी को यहाँ पर बैठाते हैं और ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक एंड पर है, तो ये एंड पर बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा। सी के तत्काल बाएं के सामने क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार सी यहाँ पर बैठ गया ना, अब सी को यहाँ पर 15 वाले में बैठाते हैं, सी को यहाँ पर बैठाते हैं और ए यहाँ पर आ जाएगा। सी के तत्काल सामने के क्यू यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये ऐसा बन गया, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटी बना के लेके चल रहे हैं। और Q और S के बीच में कौन है, एक है। Q और S के बीच में, Q और S के बीच में यहाँ पर S आ जाएगा, यहाँ पर Q और S के बीच में यहाँ पर नहीं आएगा, Q और S यहाँ पर नहीं आ रहा है, कैंसिल हो गया। Q और S के बीच में एक है, यहाँ पर S आ जाएगा, ठीक है। जो Q से 3 दिन पहले पैदा होने वाले व्यक्ति के उन्मुख है। देखो Q से 3 दिन पैदा होने वाले के उन्मुख कौन है, S है। Q से 3 दिन पहले मतलब Q -3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। Q से 3 दिन पहले S की ओर सामने बैठा है, Q से 3 दिन पहले S के सामने बैठा है, -3 कर देता है, ठीक है। P की जन्म तारीख एक सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर, प्राइम एक लोता प्राइम नंबर यही होता है सम 2। तो यहाँ पर E नहीं आएगा, तो यहाँ पर E 3 आ जाएगा और A 7 21 हो जाएगा। 1 के सामने लिख दो 21, ठीक है। और E आ जाएगा 3 और P कितना है अपने पास में, P एक सम अभाज्य संख्या 2 आ जाएगा और B की ओर उन्मुख है, B यहाँ पर सामने आ जाएगा जो D से 10 दिन पहले पैदा हुआ है। B कौन है, D से 10 दिन पहले पैदा हुआ है, ठीक है। और लेकिन अंतिम छोर पर नहीं है, मतलब P और B है जो अंतिम छोर पर नहीं आएंगे, तो यहाँ पर P B नहीं आएंगे, तो यहाँ पर और P और B यहाँ पर आ सकता है। P B यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, तो P यहाँ पर ही आएगा फिर और B यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। P 2 आ जाएगा और B D से 10 दिन पहले है, ठीक है। देख लेंगे इसमें, इस वाले में देख लेते हैं। A यहाँ पर है, Q यहाँ पर नहीं आएगा, P और B यहाँ पर ही आएगा, लेकिन ये बोल रहा है अंतिम छोर पर नहीं है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सही चल रहा है अभी तक, ठीक है। T के बाएं कौन है, R है, T के बाएं हो जाएगा R, T के बाएं हो जाएगा R यहाँ पर, ठीक है। और जिसकी जन्म तारीख A और P के योग से एक कम है, A + P के योग से एक कम है, किसकी तारीख, जन्म तारीख किसकी है, T की। T A का कितना है अपने पास में 21 है और P का कितना है 2 है, 21 और 2 कितना हो जाए 23, 23 में से एक गए 22, तो T का हो जाएगा 22। अब T का 22 हो गया, T का हाफ करेंगे 11 हो जाएगा C का, ठीक है। अब E है, E अपन के पास में 3 है, E कहाँ आ सकता है, E यहाँ पर नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, E अपने पास में ये बची है जगह E का 3, ठीक है। और बाकी रुक जाते हैं एक बार। D की जन्म तारीख R से एक अधिक है, R से एक अधिक कौन है, D। R का अपने पास डिफाइंड है क्या, नहीं डिफाइंड है, रुक जाते हैं। लेकिन U से एक कम है, D की जन्म तारीख क्या है, U से एक कम है, U का डिफाइन है, नहीं पता, अभी रुक जाते हैं। S और U के बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या E के बाएं से एक कम है, E के बाएं से एक कम है। अब देखो S और U के बीच में बैठे हुए व्यक्ति संख्या E के बाएं से, E क्या दक्षिण में देख रहा है,
तो ई के बाएं से एक ही है, तो एक कम है एस और यू के बीच में, तो अपना ये सही जा रहा है, पॉसिबिलिटी ये क्वेश्चन तो सही जा रहा है। आप देखते हैं अब अपन के पास में क्या बचा है, टी हो गया, ई हो गया। अब देखो ए यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर बी हो गया। अब यहाँ पर बचा एक ही बच्चा है डी, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। अब डी का क्या, डी से 10 कम कितना हो जाएगा, बी 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या है, डी क्या है, यू से एक कम है, डी 15 है तो यू कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और आर से एक अधिक कौन है, डी है। आर से एक अधिक मतलब आर हो जाएगा 14, ठीक है, 14 से एक अधिक कौन आ जाएगा, डी 15। अब आर का 2 करेंगे 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 28। और कोई बच्चा है, क्यू। अब देखो क्यू का है, देखते हैं और देखो क्यू उस व्यक्ति के उन्मुख है जो सी से तत्काल रहे हैं और एस से 2 दिन बाद पैदा कौन हुआ है, क्यू। एस के 2 दिन, एस अगर 28 है तो एस के 2 दिन बाद कितना हो जाएंगे 30 यहाँ पर हो गया। 30 से क्यू से 3 कम कितना हो जाएगा यहाँ पर 27, तो ये अपन का बन गया। आगे समझ में, ऐसा क्वेश्चन मैं पजल के और ज्यादा और लेके आ जाऊंगी मेंस के लिए, ठीक है। अब अपन के पास कोई क्वेश्चन बच्चा है क्या, देख लेते हैं एक बार। ये करवा दिया मैंने। अब देखो ये एक ओनली 1 क्वेश्चन बचा है, ठीक है। आपको ये मैं होमवर्क में दे देती हूँ, होमवर्क का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देना। एक ही बचा है, ये इजी है, हो जाएगा। एक बार ट्राई करोगे ना तो हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट जब मेंस की क्लास आएगी तो मैं ये एक पजल लेके आ जाऊंगी उसमें, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेते, सारा हो गया ना। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही मेरे सेशन को देखते रहिए। लाइक शेयर कमेंट, जिसको नीड हो उसको शेयर कीजिए और कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और कीप हार्ड वर्किंग। अपने मेंस के अपना एग्जाम स्टार्ट हो गया है तो अपना फोकस मेंस पर ज्यादा लगाइए। जिसको प्री में मार्क्स नहीं आ रहे हैं रीजनिंग में, तो वो फिर एक बार प्री की क्लासेस जो देख सकते हैं। हमारे बैंकिंग टाइटन्स पर प्री की क्लासेस भी डेली चल रही है। अभिषेक नेम से सर हैं जो डेली लाइव मॉक करवा रहे हैं, तो वो आप देख सकते हो। और रुचि मैम भी करवा रही है रीजनिंग का प्री का मॉक, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को चाहिए कि मैं अपने मेथड के अकॉर्डिंग प्री का मॉक करवाऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, टिल देन बाय बाय।